हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को, जो कि क्लास 11 के टर्म 2 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, एक क्वेश्चन रहेंगे एक 3 मार्क्स के रहेंगे, और एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। कुल मिला के आप देखिए तो आपका कितना है, 5 3 8 और 1 9 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते तो आपका सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इसलिए इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। 1 शॉट वीडियो है, 1 ही घंटे के वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर का नाम ही क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर है, तो इससे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, किसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक जो है वो हम लोग का है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम में 2 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, एक आयोनिक इक्विलिब्रियम होते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम कब होगा, वो चीजों को हल्का हल्का से चीजें एकदम आराम से देखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मुख्य रूप से आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानता है, दूसरा रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है। एक रिएक्शन जो होंगे वो क्या होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब होता है क्या कि आपका रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा। मान लिया जाए हमने बनाया रिएक्शन, तो अगर हमने ऐसा कुछ बनाया तो देखिए अगर ये प्लस बी तो इधर से ले जा रहे हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगा मान लिया जाए सी प्लस डी, तो आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट ये बी से आप क्या बना सकते हैं, सी और डी, लेकिन सी और डी से फिर क्या बना सकते हैं, ये और बी। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की संभावना होती है। और एक क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर ये और बी को मिला के आपने सी बना दिया, सी में ही वो रिएक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। सी से नहीं कहेगा कि फिर से हम ये और बी बना देते हैं, मतलब एक साइड रिएक्शन होता है, एक बार बन गया बस वही, उससे फिर से आप नहीं बना सकते हैं। तो उस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर पूछ दिया था तो क्या पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए आपको कि किसे कहेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग देखिए इस प्रकार से लिखेंगे कि द रिवर्सिबल रिएक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखिएगा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइंड टुगेदर फॉर्मिंग द रिएक्टेंट, जिसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट रिकम्बाइंड टुगेदर होगा, एक दूसरे के साथ फिर से मिलेगा प्रोडक्ट अगेन अंडर द रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन में प्रोडक्ट आपस में मिलेगा और मिल के क्या करेगा, रिएक्शन कंडीशन में फिर से रिएक्शन को क्या करेगा, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर देगा। प्रोडक्ट रिकम्बाइंड होकर रिएक्टेंट बना दे रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो रिवर्सिबल का साइन जो होता है वो कैसे होता है, इस प्रकार का एरो, हाफ एरो लेफ्ट साइड, हाफ एरो राइट साइड, ऐसे करके दोनों एक साथ में देते हैं, ये रिवर्सिबल एरो होता है। इज प्लेस्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में इसको हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, गुड। चलो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, H2 गैस प्लस I2 गैस, ये क्या बना दे रहा, रिवर्सिबल एरो देके 2HI बना दिया। ठीक है, H2 प्लस I2 क्या बना दिया, 2HI, लेकिन 2HI से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, H2 प्लस I2, तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। N2 प्लस H2 बैलेंस करके ले लेते हैं, तो ये क्या बना दे रहा है, 2NH3, लेकिन 2NH3 को अगर फिर से रिएक्शन कराएंगे तो N2 प्लस H2 बना देगा। तो ये चीजें क्या हो गया कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। N2O4 अगर ले लिए तो ये क्या बना देगा, 2NO2, अगर 2NO2 को ले लिए तो ये क्या बना देगा, N2O4 बना देगा। तो ये चीजें ही हम लोग का क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज हल्का ये रिवीजन का वीडियो चल रहा है। जिन बच्चों को पूरा एकदम डिटेल में लेक्चर चाहिए वो चैनल पे जाए, वहां पे पूरा डिटेल में लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, तो वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे हल्का 1 शॉट वीडियो, दैट मीन्स रिवीजन वीडियो, इसलिए ये वीडियो में उतना डिटेल से एक्सप्लेन नहीं होगा, हल्का सा कम होगा, बट इतना जरूर होगा कि जिससे आपके दिमाग में पूरी चीजें, सारी चीजें, कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट किसमें हो जा रहा है, प्रोडक्ट में, एंड वेयर द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट बैक
टू द रिएक्टेंट, और उसमें जहां से प्रोडक्ट किसमें ना कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन सकता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। द साइन ऑफ किसके लिए, एरो के द्वारा या इक्वलिटी इज प्लेस्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इरिवर्सिबल में आप क्या कर सकते हैं, ये एरो का साइन से बीच में लिख सकते हैं, या तो इक्वल टू भी दे दीजिएगा तो पर भी चलेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो इसके द्वारा इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग दर्शाते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये एरो कहाँ दे दिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अगर कहेंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, गलत बातें हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, NaOH प्लस HCl, बेस को एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl प्लस वाटर बन गया, साल्ट प्लस वाटर बन गया। लेकिन साल्ट प्लस वाटर को आपस में मिलाएंगे क्या एसिड बेस बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करते हैं। एक नया रूल है जिससे आपके क्वेश्चन 100% एक से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। वो चीजें हल्का देख लेते हैं क्या क्या चीजें होगा। ठीक है, एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या टॉपिक आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन लोमा के नाम से जाना जाता है। लोमा होता क्या है, ठीक है, लोमा होता क्या है कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं लोमा क्या होगा, क्या चीजें होगा। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है कि रेट ऑफ जो हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे देख लीजिए, आपकी चीजें यहाँ पे सारे बता रखे हैं कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब गुना वाला। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म राइज टू सम पावर इक्वल टू इट्स स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, देखो ये क्या करता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपको दे रखा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या कर रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका किसका हो जा रहा है। मान लिया जाए आपको HI दे दिया ऐसे करके, ठीक है, तो ये एरो है, ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन है, H2 प्लस क्या हो गया I2 ऐसे करके दे रखा है, लेकिन गैसियस फेज में होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर इसका रेट निकालने के लिए कहे तो क्या निकालिएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है आपका, HI है, क्या है रिएक्टेंट, HI है, तो इसका क्या होगा, HI का मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रेट अगर निकालने के लिए बोले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या ले लिए, HI, लेकिन यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कुछ कोफिशिएंट है क्या, 2, तो ये क्या हो जाता है, पावर में हो जाता है। इसी को हम लोग लोमा के नाम से जानते हैं कि रेट ऑफ या केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट आपका 2-3 गुना रहेगा, रिएक्टेंट अगर आपका 2-3 गो रहेगा तो वो सभी का गुना करके आप लिख सकते हैं। जैसे इसी का अगर ऐसे करके ले लेते H2 प्लस I2, लेकिन सभी गैस में होना चाहिए एकदम पक्का, ये याद रखना। अगर लिक्विड सॉलिड में रहेगा तो ये बनेगा नहीं, तो ये क्या गया 2HI हो गया। अगर इसका रेट पूछे तो आप क्या लिखिएगा, इसका रेट बराबर किसका, मोलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, H2 का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 का इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, I2 का। ऐसे करके आप बता सकते हैं। यही चीजें ये कर रहा है क्या कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या हो जाता है कि किसके बारे में बता रहा है कि रेट ऑफ किसका पूछ दे, कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वही रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब गुना होगा,
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट, इसके रिएक्टेंट के गुना के बराबर होगा। विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म राइट, जितना कंसंट्रेशन टर्म उसका राइज हो रहा है, मतलब जितना गुना है स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसके पावर के बराबर होगा टू इट्स स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यही लॉ हम लोग का क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो एक हम लोग ले लिए, लेट अस कंसीडर ये जनरल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ये ले लिए, बी ले लिए, देख लो यहाँ पे सी ले लिए बड़ा सी, और ये क्या ले लिया, डी, सी डी, ये बी सी डी। देखो हमने ले लिया ये हो गया, और ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, सी, और ये क्या हो गया, डी। देखो बड़ा वाला ये बी सी डी, ये सब क्या है, ये बी रिएक्टेंट है इधर, और सी डी क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन छोटा वाला जो हम लोग ए बी सी डी लिख रखा है, ये बी सी डी, ये क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब कितना गुना ये रिएक्शन है वो आपको दिया हुआ है। लॉमा को अप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर क्या होता है, आर एफ। ये क्या कहता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो देखो मोलर कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, ये और बी है फॉरवर्ड के लिए। तो देखो ये का मोलर कंसंट्रेशन, बी का मोलर कंसंट्रेशन, स्टिचियोमेट्रिक यहाँ पे कितना लिया, छोटा ये छोटा बी, तो यहाँ पे इसका पावर क्या हो गया, छोटा ये छोटा बी हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर आर एफ बराबर क्या होगा, एक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या हो जाएगा, के एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये मोलर कंसंट्रेशन ये का पावर ये, मोलर कंसंट्रेशन बी का पावर बी हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। लेकिन अगर इधर से रिएक्शन कराते हैं बैकवर्ड रिएक्शन सी से डी की ओर, तो सी और डी अबर क्या हो जाएगा, सी से डी की ओर आ रहे हैं हम लोग, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं, सी से डी की ओर आते हैं, तो ये क्या हो गया, सी और डी हम लोग का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और आपका ये और बी क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा, रेट ऑफ किसका लीजिएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखिए सी का मोलर कंसंट्रेशन, डी का मोलर कंसंट्रेशन, पावर क्या हो गया, सी और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको हटाएंगे तो के बी हो जाएगा डायरेक्टली के बदले, और सी का पावर से और डी का पावर डी, दोनों हम लोग जानते हैं। एक बात यहाँ पे कंफर्म होता है कि द रेट ऑफ या फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम इनिशियली, स्टार्टिंग में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का पूछे कि रेट कितना होता है तो बहुत ही ज़्यादा होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम इनिशियली, स्टार्टिंग में इसका मैक्सिमम होता है, एंड इट डिक्रीजेज, स्टार्टिंग में ये क्या करता है कि बहुत अधिक होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इट डिक्रीजेज विथ पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम इसमें पास होते जाता है, जैसे जैसे समय होता जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। रेट इसका क्या होगा, रिएक्शन का डिक्रीज करते जाएगा। ये चीज़ें पता चल गया कि स्टार्टिंग में जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाएगा ये कम होते जाएगा। और बैकवर्ड के लिए क्या होता है कि द रेट ऑफ बैकवर्ड इज जीरो इनिशियली, रेट जो होता है बैकवर्ड रिएक्शन का वो जीरो होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम होते जाएगा ये बढ़ता जाएगा। उसका अधिक था, फॉरवर्ड का अधिक था, टाइम होने के साथ साथ वो घटते जा रहा है, लेकिन इसका क्या है, कम है, ये टाइम होने के साथ साथ ये क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ये सिचुएशन कम्स इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक सिचुएशन ऐसे होगा जैसे एक अधिक था और एक कम था, अधिक वाला कम होते जा रहा है, कम वाला अधिक होते जा रहा है, तो दोनों का एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। क्या होगा कि वैसा सिचुएशन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। देखिए द रेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। तो इसको अभी फॉरवर्ड का लिखते हैं, ये का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, के एफ बराबर ये बैकवर्ड का के बी। अभी इक्वेशन जो ले लिए थे, देखो यहाँ पे इक्वेशन जो ले लिए थे, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन क्या था, 1 था, दोनों से हम लोग लिए, यहाँ पे पुट कर दिया हमने वैल्यू को। देखिए इधर फॉरवर्ड का और इधर बैकवर्ड का पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पे दोनों को ले लेते हैं, के एफ ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागम हो जाएगा। ये आप देख लीजिए इधर क्या है, ये इस इधर आएगा तो कहाँ चल जाएगा, गुना से भागा में, तो क्या हो जाता है, सी का कंसंट्रेशन डिवाइडेड इनटू डी का कंसंट्रेशन बटा
ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। देखो तो लॉमा का मेन फॉर्मूला जो होता है ये होता है Kc बराबर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू डी, जो पावर रहेगा वो पावर में लगा देना, ये बटा ये इंटू बी, यही वाला मेन फॉर्मूला होता है, यही डेरिवेशन का फॉर्मूला होता है, यही चीजों से हमारा सारा न्यूमेरिकल बनेगा। मतलब आपको अगर दिया जाए तो क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर में प्रोडक्ट लिखिए, नीचे में क्या लिख दीजिए रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखिए, जितना प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन है ऊपर में लिखिए डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन आप लिख सकते हैं, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एकदम बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है, यहां से आपका न्यूमेरिकल रहेगा, इसलिए चीजों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ या केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ तो आपका पूछेगा नहीं, बट चलो हल्का सा देख लो। देखो ये क्या है, अगर आपका एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कहता है, घटता है, घट रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा तो बढ़ रहा है। एक टाइम यहाँ पे आ गया, दोनों क्या आ गया, जीरो के बराबर, मतलब सेम के बराबर, एक दूसरे के इक्वल, तो यही क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला रिएक्शन हो गया। ये जो पॉइंट हुआ दोनों जब बराबर हुआ, ये पॉइंट क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया। तो ये चीजें ये पूछा आपका नहीं जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखिए, मतलब Kc बराबर लिखिए, तो Kc आप कैसे लिखिएगा देख लीजिए। आपका क्या है HN2 है प्लस क्या है H2, क्या बन जा रहा है 2NH3, यहाँ 3 गुना हो गया, बैलेंस कर दिए। तो अगर Kc बराबर पूछे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर, तो आपको प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन लिखना, ऊपर में प्रोडक्ट NH3 है, कंसंट्रेशन हो गया। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि इसका जितना भी गुना है उसको पावर में, तो 2 से गुना था, 2 पावर में लिख दिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है उसका रिएक्टेंट का N2, तो N2 लिख दिया, पावर कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और क्या है H2 कितना गुना है, 3 गुना, 3 पावर हो गया। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, इससे आपका ये हो जाएगा। लेकिन सारी चीजें गैस फॉर्म में होगा तभी ये लिखना, अगर कोई सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसको नहीं लिखिएगा, ओनली गैसेस फॉर्म का लिखिएगा। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे H2 प्लस गैस दे दिया, अगर मान लिया जाए, अगर ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, देखते कितने बच्चे सही बनाते हैं। ठीक है, चेक आउट करते फटाफट से, फटाफट चेक करते हैं। देखो अगर ऐसे करके दे दिया H2 प्लस H2 गैस में है, O2 गैस में है, बना जो दे रहा है वो क्या बना दे रहा है, H2O बना दे रहा है, वो लिक्विड में बना दिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप Kc बराबर क्या लिखिएगा, तो ये तो आपका प्रोडक्ट में आपका क्या है, प्रोडक्ट में लिक्विड के फॉर्म में मतलब कुछ नहीं है, तो 1 बटा क्या हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 हो गया, और ये क्या हो गया इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, O2 का। अगर बैलेंस कीजिएगा 2 हो जाएगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2। तो आप ध्यान दीजिएगा, लिक्विड इस सब का नहीं लीजिएगा, मोलर कंसंट्रेशन नहीं निकलता है, सिर्फ किसका निकलता है, गैसेस फॉर्म में रहेगा तब। अगर गैसेस में नहीं रहा मतलब खत्म हो गया, उसका पावर कुछ नहीं है। तो ये चीजें आप दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका आ गया क्या कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ या केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। किन किन बातों पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन को, तो सबसे पहला बात करता है कि द वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन, आप इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए हमने लिख दिया 2HI, तो इधर क्या बन गया H2 प्लस I2, हम लोग का रिएक्टेंट कौन है HI, तो देखो हम लोग Kc बराबर क्या लिखेंगे H2 I2 का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा रिएक्टेंट क्या है HI, 2 गुना है, तो यहाँ पावर कितना हो गया 2 गुना पावर हो गया। लेकिन इसको अगर उल्टा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा H2 प्लस I2, तो ये क्या बन गया 2HI, तो प्रोडक्ट वाला HI क्या होगा ऊपर, इसका जो भी आपका पावर है वो कितना हो गया, पावर देख लीजिए 2 पावर है, 2 लिख दिए, और इसके नीचे H2 और किसका हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन वो नीचे हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा कि इसका अगर बात करें तो देखो Kc डैश बराबर 1 बटा Kc इसके बराबर हो गया ना, तो ये चीजें हो जाता है। जैसे आप लिखिएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू उस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन ध्यान दीजिए कि तरह टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, Kc, Kx 3 प्रकार का होता है, जो कि अभी डिस्कस करेंगे आगे। मे हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर द सेम रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें सेम रिएक्शन के लिए तो Kp, Kc और Kx का वैल्यू सभी का क्या होता है अलग अलग हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्या है कि द स्टिचियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। क्या स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उस पर भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया N2 + H2 2NH3, अगर इसका आपका पूछा जा रहा है, सब गैस में था, एकदम याद रखना गैस में ये दिया हुआ है सभी, ठीक है। तो देखिए Kc बराबर क्या लिख सकते हैं, NH3 प्रोडक्ट का NH3 पावर कितना हो गया 2 है, तो ये पावर 2 हो गया। N2 H2 का पावर कितना हो गया 3, तो ये क्या हो गया Kc। लेकिन अगर इसको हम स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऐसे करके बैलेंस करें, हाफ 3/2 ऐसे, तो इसका पावर भी क्या लिखना होगा, वही लिखना होगा। तो ये चीजें होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी नहीं लिखने के लिए पूछा जा रहा है ना। टेम्परेचर, नेक्स्ट वन टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आप कर सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन का डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन बातों पे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं डिपेंड करता है या डज नॉट डिपेंड, तो आपका इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता है। रिएक्टेंट का इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन कितना है उस पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। दूसरा इस बातों पे द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टेब्लिश, कि वैसा रिएक्शन क्या कर रहा है कि डायरेक्शन पर भी ये डिपेंड नहीं करता है कि डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म हो रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। 2HI क्या हो गया 2HiH2 प्लस क्या हो गया I2, ठीक है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी द सेम वेदर इट इज स्टार्टेड विथ H2 + I2। आप H2 + I2 करके 2HI कीजिए या 2HI करके H2 + I2 कीजिए, ये बातें सेम होगा। दोनों में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो शिफ्ट होगा, स्टार्ट होगा, वो सेम साइड से होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये क्या कहता है कि द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट, देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई भी स्टेट को चेंज करता है क्या कैटलिस्ट, कैटलिस्ट स्टेट को चेंज नहीं करता, या सिंपल से कहते हैं कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई अफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिवर्सिबल रिएक्शन के। नए टॉपिक हम लोग के पास आ गए, क्या है, डिफाइन Kp Kc Kx, तीनों के लिए डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और C अगर दिया है Kc, का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में। C का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन, वो भी कैसा, मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में। इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर K की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट्स का, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यही लिखते हैं ना, व्हेन ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब गुना होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर में किसका रहेगा, मोलर कंसंट्रेशन उत्पाद के प्रोडक्ट का गुना रहेगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ गुना ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच कांस्टेंट टर्म राइट टू सम पावर इक्वल टू Kc। क्या कहता है, सिंपल से याद रखते हैं कि Kc बराबर, तो आपका प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन COD का जितना उसका स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वो पावर में दे देना, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये और बी का गुना में रहेगा, ये और बी मोलर कंसंट्रेशन के फॉर्म में रहेगा, उसका जितना भी गुना में स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वो पावर में आ जाएगा। बस ये क्या हो गया, आपका Kc हो गया, कुछ नहीं है, सेम है आपका उसी के टाइप में लोमा के अनुसार लिख दिए, ठीक है। अब क्या है, ये Kp किस टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, किस टर्म में, पार्शियल प्रेशर, जो भी कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स में उसका जो प्रेशर हो रहा है, ईच मॉलिक्यूल्स, जो भी हर एक कंस्टिट्यूएंट का अपना जो प्रेशर हो रहा है उस टर्म में आपको पूछा जा रहा है। इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में, Kp का नाम है इतना, तो इसको क्या लिखेंगे, व्हेन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है किसमें, इक्विलिब्रियम में है, तो द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, सिंपल सा क्या याद रखना है कि जो रेशियो होगा तो किसका गुना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट का, ऊपर में गुना के फॉर्म में रहेगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का,
ठीक है। और उसका जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा वो पावर के फॉर्म में रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ए के पी के नाम से जानेंगे। जैसे पी ले लिए इसका पार्शियल प्रेशर, तो इसका किसके लिए प्रोडक्ट सी के लिए इसका पावर सी, पी किसके लिए डी के लिए ऊपर में डी, पावर ये के लिए रिएक्टेंट ये और इसका पावर ये, रिएक्टेंट बी पावर बी, ऐसे करके लिख सकते हैं। बहुत ईजी है, एक ही सिर्फ टर्म को चेंज कर करके पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन के एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन के टर्म। ठीक है, वही होगा फिर से कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में लेंगे तो उसका रेशियो क्या आएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाले को ऊपर में लेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट वाले को लेंगे, और उसका जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो पावर में। जैसे देख लो, ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन किसका, नीचे सी दिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, सी और डी प्रोडक्ट के लिए, ये और बी रिएक्टेंट के लिए, डिवाइडेड बाय ये और बी, और जो छोटा ये बी सी डी जो लिखा है वो क्या है, उसका पावर जितना रहेगा वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं सेम टॉपिक को 25 बार डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन चले, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस देख लो कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया इन होमोजीनियस सिस्टम कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब किस फेज में हो, सेम फेज में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के नाम से जानते हैं। कि वैसा केमिकल रिएक्शन, वैसा होमोजीनियस सिस्टम जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होगा वो सेम फेज में आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे H2 ले लिए तो H2 भी गैस में, I2 भी क्या है, गैस में, तो बना भी क्या रहा है, गैस में ही बना रहा, गैसियस फेज में बना रहा है, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। अगर PCl5 को ले लिए, गैस में ये भी है, PCl3 बना रहा है, Cl2 बना रहा है, किस फॉर्म में, गैस में, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया हो गया। ठीक है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इन द हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फेज, जब एक ही फेज में नहीं होगा आपका पूरा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो उसी को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो आपका जो केसी लिखते हैं ना वो हमेशा होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के लिए लिखेंगे, और हेट्रोजीनियस के लिए लिखेंगे तो सॉलिड और लिक्विड का बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो देखो ये गैस में था H2, O2 क्या था, गैस में, लेकिन ये H2O बन गया लिक्विड में, तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। ये CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में था, CaO बन गया सॉलिड और CO2 बन गया गैस, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया हो गया। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका बिल्कुल नहीं ये पूछने की संभावना है, हल्का से ये हाई लेवल का टॉपिक है, तो चलो लेकिन बता देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या गैस विच डिसोसिएट, क्या होता है कि फ्रैक्शन लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितना आपका टूट रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानेंगे। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट, कि वैसे नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर में लेंगे जो डिसोसिएट हुआ है, टूटा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, तो ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है गैस डिसोसिएट इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मॉलिकुलर मास डिक्रीजेज एंड देयरफॉर इट्स वेपर डेंसिटी डिक्रीजेज, इसका वेपर डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार हो जाता है DDN-1D, ऐसे करके इसका मॉलिकुलर मतलब फॉर्मूला हो जाता है। D बराबर क्या हो गया, वेपर डेंसिटी कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड, छोटका d बराबर वेपर डेंसिटी हो जाता है, वो एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड ये उस मॉलिक्यूल का देगा, और n बराबर नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हुआ है वो। ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे ध्यान देना, पीएच स्केल से एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला पूछेगा, पक्का है, पीएच वाला से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीएच स्केल से। तो देखो पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर पीएच वैल्यू वाला है वही पीएच स्केल जिससे हम लोग मापते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो द नेगेटिव लॉगरिथम जिसका बेस कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन के नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू जो होगा, जो प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीएच वैल्यू के नाम से जानेंगे। अगर पूछ दिया जाए आपको डिफाइन करने के लिए कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलना कि नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ
किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज नॉन एज क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू। पीएच बराबर क्या होता है, क्या कह रहा है, मोलर कंसंट्रेशन H प्लस, तो H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन ले लिए, ठीक है, उसके साथ नेगेटिव ले लिए, लॉगरिथम ले लिए, तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस ये लिख देना, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल के लिए जरूरत पड़ेगा, उसको हम लिख दिए कि पीएच प्लस पीओएच दोनों का अगर हम लोग कहें कि कितने के बराबर होगा, पीएच प्लस पीओएच, तो वो कितने के बराबर हो जाता है, 14 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला को हल्का सा याद रख लेना, दोनों क्या होगा, पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होगा। और अगर पीएच आपका निकालने के लिए कह रहा है, पीओएच आपका दे दिया है, तो आप निकाल सकते हैं, पीएच निकालना है तो पीओएच बराबर 14 माइनस पीएच, या पीएच निकालना है तो 14 दिया है, पीओएच घटा देना, वो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए, अगर न्यूट्रल के लिए बोले तो न्यूट्रल के लिए अगर बोले तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होता है, लेकिन इसका pH कितना होता है, तो 7 के बराबर होता है। इसका pH कितना होता है, 7 के बराबर। देखो हम कैलकुलेट करके भी दिखा दे रहे हैं, हल्का सा इंडिकेट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो क्या कर रहा है, इसका मोलर कंसंट्रेशन H प्लस का 10⁻⁻7 दिया है, तो क्या करता है, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस का दिया हुआ है, तो H प्लस का वैल्यू कितना दिया है, 10⁻7 है, तो माइनस लॉग, तो -7 इधर है, तो यहाँ पे पावर जो रहता है लॉग का वो गुना हो जाता है। तो देखो माइनस लॉग 7 जो है वो गुना हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7। और लॉग 10 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, लॉग 10 का वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 7 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 7। तो ये चीजें आपको पता है कि अभी एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि पीएच वैल्यू कितना होता है, किसके लिए, 298 केल्विन टेम्परेचर पे न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, तो आपका 10⁻7 इसका कंसंट्रेशन होता है माइनस, लेकिन अगर पीएच पूछे तो कितना के बराबर, 7 के बराबर, ठीक है। लेकिन एसिडिक के लिए आप याद रख सकते हैं कि पीएच कितना के बराबर, 7 से कम के बराबर, 7 से कम के बराबर, लेकिन बेसिक के लिए 7 से अधिक के बराबर, पीएच बराबर 7 से अधिक। तो ये चीजें आपका हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ अबव वैल्यू एसपीएल, एक साइंटिस्ट का नाम था एसपीएल सोरेनसन, कंस्ट्रक्टेड पीएच स्केल को उन्होंने बनाया था। तो कुछ इस प्रकार से बनाया था, बीच में ले लिया था ये H प्लस आयन को कंसंट्रेशन एक साइड रखा था और नीचे में पीएच को रखा था। और देखो 0 से कहां तक जाता है, पीएच का वैल्यू 0 से लेकर 14 तक जाता है। कोई बच्चे ऐसे नहीं बोलना कि सर 1 से लेकर 14 तक जाता है, कहां तक जाता है, 0 से लेकर 14 तक। और 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल फेज वाला होता है, 7 होता है आपका न्यूट्रल वाला। अगर नीचे की ओर जाएगा 7 से नीचे 0 तक, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 7 से ऊपर की ओर जाएगा 14 तक, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बेस। तो ये चीजें हल्का सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। वही चीजों को हमने लिख दिया, द वैल्यू ऑफ पीएच स्केल लाइज फ्रॉम 0 से 14 के बीच में फॉर हाईली एसिडिक। अगर खूब वैल्यू चाहिए एसिडिक का, मतलब खूब ज्यादा एसिडिक चाहिए, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से जितना कम होते जाएगा उतना वो क्या होते जाएगा, ज्यादा एसिडिक होते जाएगा। मतलब 7 से जितना नीचे जाएगा उतना एसिडिक होगा। लेकिन अगर कह रहा है कि खूब ज्यादा बेसिक चाहिए, तो मतलब 7 से ऊपर जितना जाएगा उतना ज्यादा बेसिक होते जाएगा। द टर्म पीएच वाज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। जो पीएच का जो दिया गया है, तो वो फ्रेंच के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया फ्रेंच लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है पुसेंस डी हाइड्रोजन। तो इसका अगर इंडियन मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। कभी कभी ये भी पूछ दिया था, हम देखें आई थिंक क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, तो क्या होता है पुसेंस डी हाइड्रोजन। वो हो गया फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर इंडियन लैंग्वेज में पूछे तो क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। नेक्स्ट वन, ली चैटलियस प्रिंसिपल। ये चीजें हैं, आपसे कभी कभी पूछा जा रहा है। तो ये क्या कहता है, देखिए हमने हल्का सा इंडिकेट किया है, यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो देखो ली चैटलियस क्या होता है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ली चैटलियस रिएक्शन जो होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। कहाँ पे होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा। और ये क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन के बारे में ये पूरी बताता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करता है कि मान लिया जाए कोई भी चीजों को हम लोग ले लिए, N2 + H2 को ले लिए, तो बन क्या रहा है, 2NH3 बना रहा
है। मान लिया जाए कि H2 के कंसंट्रेशन को अगर हम घटा दे रहे हैं, H2 के कंसंट्रेशन को अगर घटा रहे हैं तो ये क्या करेगा कि ये रिएक्शन जो है ना प्रोडक्ट बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होकर H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। मतलब ये पूरा रिएक्शन अगर इसको घटा रहे, मान लिया जाए NH3 को घटा रहे तो ये H2 और N2 दोनों मिला के क्या करेगा, इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने मतलब इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करने का प्रयास करता है। रिएक्शन का मतलब है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का मतलब है कि आपका जो भी चीजें टेम्परेचर, प्रेशर, कोई भी चीजें आ जाएगा डिस्टर्ब करने के लिए, रिएक्शन के लिए, तो वो क्या करेगा, वो सेम रिएक्शन इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा के और रिएक्शन को समतुल्य में लाने का प्रयास करेगा। मान लिया जाए जैसे हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोग जाते हैं, वो जैसे देखते हैं ना पार्क में जाते हैं तो ऊपर से नीचे होते हैं, इधर से इधर गए तो पेंडुलम की जैसा, तो ये घूम के फिर आ जाता है यहाँ, अगर इधर से इधर गया तो फिर से घूम के कहाँ आ जाता है, तो लास्ट में अगर आप देखते तो ये कहाँ पे रहता है, यहीं पे रहता है। तो ये क्या कहता है, समतुल्य को स्थापित करने वाला आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है। तो ये ली चैटलियर्स होता है। क्या क्या होगा तो देखिए यहाँ पे देखो, इसको आप हल्का सा हिंदी में लिख देते हैं, आप इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज करोगे तो वह वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। अगर आपने उसके डिस्टर्ब किया टेम्परेचर को तो वो फिर से वहां पे वापस आ जाएगा। तो यही सारी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आपसे लिखने के लिए भी पूछा गया है। तो देखिए व्हेन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड वन ऑफ द फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग द इक्विलिब्रियम सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ टेम्परेचर, जो कि क्या कर रहा है कि आपके कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब स्थापित कर रहा है, जो कि प्रेशर, टेम्परेचर ये सब। तो इटीसी इज चेंज, अगर प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ये सब चीजें जो रहेगा उससे अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम उधर की ओर शिफ्ट होगा, विच हैव अ टेंडेंसी टू कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ चेंज। इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है कि अगर आपने रिएक्शन को लिया तो ये लेफ्ट साइड में अगर रिएक्टेंट के साइड में क्या आ गया कि कोई प्रेशर डिस्टर्ब करके उसके कंसंट्रेशन को कमजोर कर रहा है और उसके इक्विलिब्रियम को हल्का ध्वस्त कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उधर से प्रोडक्ट के साइड से रिएक्टेंट की ओर आ जाएगा और इसके इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने का प्रयास करेगा, मतलब कोई कमजोर नहीं रहने देगा, उसको भी क्या करेगा, उसको भी पैसा उसा देके दोनों को समतुल्य बनाने का प्रयास करेगा। ये थ्योरी को याद रख लीजिएगा क्योंकि ये यहां से क्वेश्चन लिखने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, इफ वी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर NH3 के कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो N2 और H2 इतना जल्दी जल्दी रिएक्शन करके क्या करेगा, NH3 का प्रोडक्शन एकदम करने लगेगा खूब तेजी से। ठीक है, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि N2 के कंसंट्रेशन को घटा देते, किसके कंसंट्रेशन को घटा देते, N2 के कंसंट्रेशन, तो N2 के कंसंट्रेशन को अगर घटा देते तो ये देखो NH3 क्या होगा, अब पीछे की ओर मूव करने लगेगा, किधर शिफ्ट होने लगेगा, बैकवर्ड की, कि मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो कम हो रहा है, लो 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 हम ही से ले लो, तुम्हारे पास पैसा कम हो गया, लो 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 फटाफट, और रिएक्शन को बनाए रखो, बिजनेस को बनाए रखो। तो ये चीजें होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज करते कंसंट्रेशन को तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर डिक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन को तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के चेंज करने से ये चीजें आपका होगा। लेकिन आप प्रेशर को अगर चेंज करते तो क्या होता है, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज। क्या करेगा कि अगर आपने प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाया इक्विलिब्रियम पे, तो ये क्या कहता है, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जो होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा उधर जाके शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की संख्या, गैसियस स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या है, कम होगी उधर। देखो यहाँ पे कितना है, गैसियस स्पीसीज 1 है, यहाँ पे कितना है 3, टोटल कितना है 4 है। ठीक है, इधर देखो कितना है 2 है। तो अब देखो यहाँ पे किधर शिफ्ट होगा, तो ये अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो किधर शिफ्ट होगा, इधर 4 है गैसियस मॉलिक्यूल्स, इधर कितना है 2, तो किधर जाना है, एकदम 100% आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज, गैसियस स्पीसीज कितना है, तो इधर राइट साइड में 2 था तो उधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन प्रेशर।
अगर यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, देखो हमने तीनों को एकदम एग्जाम्पल्स के तहत आपको समझाने का प्रयास किया। अगर इसमें ले लिए, देखो PCl5 ले लिए, ठीक है, इसका ये कितने मोल में है, एक ही मोल में। PCl3 कितना मोल, 1 मोल। Cl2 कितना मोल, 1 मोल। तो एक और एक कितना मोल हो गया, यहाँ पे देखो इधर 2 मोल हो गया, इधर कितना मोल, 1 मोल। अब बताओ अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो गैसियस स्पीसीज का नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड। तो देखो इधर 2 है, इधर कितना, 1। तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता। तो वही चीजें हमने लिख दिया है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अब यहाँ पे देखो हमने ले लिया H2 ले लिए, H2 कितना है, 1 है। Cl2 ले लिए, 1 और 1 कितना, गैसियस स्पीसीज 2, ये कितना 2 HCl कितना हो गया, 2। आप प्रेशर को बढ़ाइए, इससे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट होगा फॉरवर्ड की ओर, ना ही बैकवर्ड की ओर। रीजन क्या है कि हमारे पास दोनों जो गैसेस स्पीसीज है दोनों तरफ सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही लिख दिए कि नो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन बिकॉज सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस स्पीसीज आर प्रेजेंट इन बोथ वे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें पूछे तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपका पूछा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट का आपके बारे में पूछा है, तो ये चीज़ें आप लिखिएगा कि अगर हम लोग इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच हैव या टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द हीट, कि उधर की ओर शिफ्ट होगा जिधर ये टेंडेंसी क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी अधिक रखेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को डिक्रीज, मतलब एब्जॉर्ब कर करके वो क्या होगा, खुद के टेम्परेचर को घटाने। अगर इंडोथर्मिक, अगर डिटेल में लिखना है तो इंडोथर्मिक, तो देखिए इसका कितना इंडोथर्मिक, इसको हीट दे रहे हैं N2+O2, इतना हीट दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, NO बन रहा है। तो इसमें क्या करेगा कि ये दे रहे तब ये बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, हीट प्रोडक्ट वाले साइड का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन एक्सोथर्मिक, इधर हीट क्या होता है, रिलीज होता है, तो इधर क्या होगा कि प्रोडक्ट वाले साइड में तो हीट एकदम खूब ज्यादा हो जाएगा, तो उधर होगा जिधर डिक्रीज होगा एब्जॉर्ब, तो इधर हो जाएगा N2+H2, इधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपका यहां तक था। उसके बाद आपका जो दूसरा पार्ट है आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा थोड़ा देख लेते क्या क्या चीजें है। आपका हो जाएगा ज़्यादा नहीं, 20 से 30 मिनट और लेक्चर चलेगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना, क्योंकि एक ही लेक्चर में हमने पूरे चैप्टर को ले लिया, जो कि 7 वीडियो था उसको हमने कितना, 1 वीडियो में बना रहे। देखिए आगे क्या है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसमें सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि द सबस्टांस विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, कि अगर कोई भी पदार्थ है उसको अगर हम लोग पानी में डाल रहे हैं तो वो डिसोसिएट नहीं कर रहा, वो टूट भी नहीं कर रहा है आयंस के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप यूरिया को डाल दीजिए, ग्लूकोज को डाल दीजिए, ग्लूकोज क्या होता है, घुल जाता है, लेकिन नहीं कर सकते ग्लूकोज का C6H12 वो 6 में से टूट जाएगा, क्या बोले H+ का टूट जाता है, वो H का माइनस का टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारी चीजें होती है। और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स पार्शियली और कंप्लीटली इनटू आयंस, जो कि डिसोसिएट हो जाएगा कैसे, पार्शियली या तो कंप्लीटली, किस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। लेकिन कब, तो आपको क्या कहता है कि व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। फिर से याद करना कि वैसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा कि ये टूट जाएगा आयंस के रूप में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट कुछ निम्न प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे कि द सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, क्या करेंगे कि वैसा सब्सटेंस जिसको अगर डिजॉल्व करेंगे तो पूरा पूरी टूट जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl को तोड़ेंगे तो H+Cl-, HBr को तोड़ेंगे तो H+Br-, HI को तोड़ेंगे H+I-, तो ये क्या हो जाता है, आपका कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, जैसे NaOH, RbOH, ये सब चीजें हो जाएगा। साल्ट में सारे साल्ट हो जाते हैं।
ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि ये पूरा पूरी नहीं टूटता, आधा अधूरा टूटता है, ठीक है, ये पूरा पूरी आपका नहीं टूटता है। तो द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स पार्शियली इनटू आयंस इज कॉल्ड या वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे कि वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो वो पार्शियली टूटेगा, पूरा पूरी नहीं टूटेगा, उसको हम लोग कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानेंगे। जैसे HCH3COOH या HCOOH H2SO4 ये सब को तोड़िएगा, मान लीजिए कि HCOOH को, फॉर्मिक एसिड को तोड़िएगा तो ये क्या टूट जाता है, H प्लस में टूट गया और HCOO के रूप में माइनस के रूप में, या CH3COOH को तोड़ रहे हैं तो ये H प्लस में टूट गया, CH3COO के रूप में बच गया। तो ये चीज़ें हो जाता है, इसके एग्जाम्पल बेस के रूप में भी होते हैं। ये साल्ट क्या होगा, कोई भी साल्ट इसमें नहीं होता है। अब ये चीज़ें आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन बता ही देते, क्या दिक्कत है, ठीक है, जो टॉपिक दिया वो हम सारा बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आर्हेनियस ने 1884 ईस्वी में एक थ्योरी दिया था इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। तो एक थ्योरी दिया था जिसमें जो भी सॉल्यूशन होता है कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक का, इलेक्ट्रोलाइट का, उसके बारे में बताया। तो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इसने क्या क्या दिया था कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, AB को अगर डिजॉल्व करते हैं वाटर में, सम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिसोसिएट, ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, इसका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डिसोसिएट करेगा इनटू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल। किस में टूट जाएगा, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाएगा। जैसे ये B को लिए, इसको जैसे लिए तो ये प्लस में टूट गया, B माइनस में टूट गया, जो ये प्लस था कैटायन था, जो माइनस आ गया एनायन हो गया। वही चीज़ जो पॉजिटिवली चार्ज था कैटायन, जो नेगेटिवली चार्ज था एनायन के रूप में। द अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन में कंबाइन टुगेदर टू फॉर्मिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को दोनों को ऐड कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, तो ये क्या करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये चीजें इलेक्ट्रोलाइट के कारण, तो ये को ले लिया B के साथ, ये और B को फिर से प्लस माइनस न्यूट्रल क्या हो गया, ये B का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर समटाइम्स इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द अबव टू अपोजिट प्रोसेस। हाँ इक्विलिब्रियम तो होगा, ये प्लस B मिला है तो ये B बन गया, ये B को तोड़े तो ये प्लस B बन गया, तो इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश होगा। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच आयंस आर इन्वॉल्व, इसी को आयोनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। वैसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस भाग लेता है, उसी इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। जैसे ये B को आप तोड़ें, ये प्लस में टूट गया, B माइनस में टूट गया, तो ये जो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब लोमा के अनुसार, लोमा याद रखना, तो क्या कहता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये प्लस है B माइनस है, तो ऊपर में लिख दिया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ये B के रूप में लिख दिए। के यहाँ पे क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख दिए। क्या दिक्कत है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रोलाइट, कोई दिक्कत नहीं। अगर 10⁻⁻2 से अधिक वैल्यू होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर कम होगा 10⁻⁻2 से वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो जैसे देखिए Na2SO4 को अगर तोड़ते हैं तो किस में टूट जाता है, Na प्लस में टूट जाता है और SO4 माइनस में। तो टोटल चेंज इन कैटायन ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चेंज प्रेजेंट इन एनायन। प्लस और माइनस जो होगा दोनों बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका, देखिए कितना, एक प्लस है लेकिन कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 प्लस हो गया, तो माइनस भी कितना, 2 माइनस हो गया। तो दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, तब आपका इक्विलिब्रियम में, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट वन आपका ये, यहां से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। जैसे पीएच स्केल से 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स था, तो यहाँ पे एसिड बेस से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एकदम डेफिनेशन लिखने के लिए पूछ देता है कि देयर आर द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड किसे कहते हैं कि द सबस्टांस विच फर्निश प्रोड्यूस या गिव, यहाँ पे जो वर्ड लिखना है आप लिख सकते हैं कि एनी सबस्टांस विच गिव H प्लस आयन प्रोड्यूस फर्निश, ये सब नहीं लिख पाएंगे, आपको भारी लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, एक वर्ड लिख दीजिएगा, एकदम सिंपल वर्ड, गिव, कि द एनी सबस्टांस विच गिव H प्लस आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, कि वैसा सबस्टांस जो H प्लस आयन देगा, कब, जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे HCl को वाटर में जैसे डिजॉल्व किए H प्लस के रूप में दे दिया, और Cl जो दिया तो साइड के रूप में दिया, हमको मेन चाहिए H प्लस, HNO3 H प्लस NO3 के ऊपर माइनस, H2SO4 H प्लस और SO4 के ऊपर
2 माइनस। तो हम लोग क्या है कि जो ये H प्लस आयन देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार एसिड कहते हैं। तो ये सब क्या हो गया, आर्हेनियस के एसिड का एग्जाम्पल हो गया। बेस भी पूछता है कि एनी सब्सटेंस विच फर्निश या प्रोड्यूस, इसके जगह पे अगर नहीं लिखिएगा तो ये क्या लिखिएगा, विच गिव्स, ऐसे गिव्स लिख दीजिएगा। एनी सब्सटेंस विच गिव्स वो H माइनस आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब वाटर में डिजॉल्व करते तो क्या देगा, वो H माइनस आयन दे देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्हेनियस के बेस के नाम से जानते हैं। तो बेस ले लिए NaOH, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व कर दे तो क्या बन गया, Na प्लस और वो H माइनस बन गया। KOH को ले लिए K प्लस और वो H माइनस बन गया। CaOH का होल्ट वाइज Ca के ऊपर 2 प्लस 2OH के ऊपर माइनस, तो ये क्या हो गया आपका आर्हेनियस बेस, जो कि वो H माइनस के रूप में देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है बॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट, लोरी के कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए ये क्या करता है कि इसके अनुसार सब अपने अपने अनुसार बताया था कि द सब्सटेंस विच कैन डोनेट H प्लस आयन, कि वैसा पदार्थ जो H प्लस आयन को डोनेट करे, क्या करे, H प्लस आयन को डोनेट करे टू द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड, कि वैसा पदार्थ जो एक से दूसरे को H प्लस आयन डोनेट करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कह देंगे क्या, उसका एसिड, बॉन्स्टेड लोरी का एसिड जो H प्लस आयन को डोनेट करे अदर को। लेकिन इसी में क्या कहे कि वैसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। H प्लस आयन का मतलब प्रोटॉन है, तो उसको एक्सेप्ट करे, उसी को क्या कहते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। जैसे एसिड ले लिए HCl H प्लस, ये डोनेट कर दे रहा है किसको, वाटर को। जब H प्लस दे देगा, H2O था, एक प्लस और आ गया तो ये क्या हो जाएगा H3O प्लस, तो Cl क्या होगा, बेचारा अकेला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा आपका इसका क्या, कि एसिड बेस आपका हो गया, ये एसिड डोनर हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। यहां से आपका एक क्वेश्चन रहता है, हल्का सा इंडिकेट कर देते हैं, देख लो यहाँ पे क्या कहता है, कंजुगेट एसिड बेस बॉन्स्टेड लोरी के अनुसार। तो H प्लस आयन दे देगा, तो देखो कंजुगेट एसिड, अगर ये मॉलिक्यूल दिया HF तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, H प्लस वाला हो गया, तो H प्लस कंजुगेट एसिड, तो बेस क्या हो गया, F माइनस। अगर H2O है तो H2O में क्या कर रहा है कि H प्लस को डोनेट कर रहा है, तो H2O में H प्लस दे रहा है, तो क्या हो गया H3O प्लस, तो कंजुगेट एसिड हो गया H3O प्लस। लेकिन इसका बेस क्या हो जाएगा, H2O से टूट रहा है H, तो ये क्या बच गया, OH माइनस, तो इसका क्या गया, कंजुगेट बेस। आपसे क्वेश्चन पूछता है कंजुगेट एसिड और बेस क्या होगा, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को हल्का रिमाइंड कर लीजिएगा। और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को रिमाइंड करा देंगे आज नाइट में, जो 8 बजे का क्लास चलेगा, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा। अभी हमने थ्योरी का वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए NH3 का बोले तो NH3 में एक H प्लस आ जाएगा, तो NH4 प्लस हो गया, तो ये कंजुगेट एसिड हो गया। और ये क्या हो गया कि अगर एक H निकल गया तो इसमें क्या बच गया, NH2 बच गया, माइनस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये चीजें को हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी दूसरा, अब लेविज के कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड बेस, ठीक है। लेविज क्या कहता है एसिड के बारे में कि एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या करे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ठीक है, डोनेट ना क्या करे, एक्सेप्ट करे फ्रॉम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, कोई और भी सब्सटेंस से H प्लस आयन को वो क्या कर रहा है, ले लेगा, और फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसी को लेविज एसिड के नाम से जानते हैं। लेविज एसिड क्या करता है कि वैसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन को, या क्या करेगा कि वैसा सब्सटेंस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसी को हम लोग लेविज एसिड कहते हैं। जैसे BCl3, BF3, BI3, AlCl3 क्या है, लेविज एसिड है। लेकिन वैसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, विच कैन डोनेट या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेविज का बेस कहते हैं। और वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो H, जैसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा ना बारी कच्चे में और भी एक्स्ट्रा में, वही क्या होगा, हमेशा लेविज का बेस। जैसे देखिए हम लोग NH3 को ले लिए, NH3 लेविज का बेस है। लेविज बेस क्या है, इसके बारी कच्चे में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये इसने डोनेट कर दिया BCl3 को, लेविज एसिड को, तो इसके बीच का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना एक दूसरे के साथ, वो क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया कि लेविज एसिड बेस का हमने चेकअप कर लिया। एक लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट है जो कभी नहीं पूछा है, बट एक वर्ड में हल्का सा बता देते हैं। एसिड उसी को कहते हैं जो वो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे, ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे उसे एसिड कहते हैं, और ऑक्साइड आयन को जो डोनेट करे उसे बेस कहते हैं। ये लक्स फ्लड जल्दी नहीं पूछता, ठीक है। इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कंजुगेट एसिड बेस को जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है।
डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर का डिसोसिएशन। वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है कि वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। ये क्या करेगा, आयंस के रूप में डिसोसिएट होगा। चलो अच्छी बातें कर रहा है कि आयंस के रूप में डिसोसिएट होगा, ठीक है। चलिए तो H2O को डिसोसिएट करें, H प्लस और वो H माइनस, लोमा को अप्लाई करेंगे तो H प्लस का प्रोडक्ट का ऊपर में H प्लस वो H माइनस और नीचे क्या आ जाएगा, वाटर। ऐसे तो ये चीजों को आप कर सकते हैं ऐसे करके। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हो जाएगा, देख लीजिए K प्लस वाटर, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई K के साथ वाटर और H प्लस वो H, तो KW बराबर क्या हो जाएगा, K H प्लस और वो H, ऐसे करके तो ये चीजें आपका हो जाता है। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और वो H माइनस प्रेजेंट इन वाटर और इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ऐसे होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे करके वैल्यू ऑफ KW डिक्रीजेज विथ, क्या करा है, वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। देखो कंसंट्रेशन दिया, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू वो H माइनस का कंसंट्रेशन कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 टू द पावर -14 होता है। अगर वो उस फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में, pH के फॉर्म में, तो कितना हो जाता है, 14। तो ये चीज़ें हो जाता है। केस 1 के लिए कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए एसिडिक के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एक अधिक हो जाएगा। ये चीज़ें हल्का सा देख लेना, ध्यान दे देना। ऐसे साल्ट क्या है कि वैसा कंपाउंड जो प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नॉन एच साल्ट, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, साल्ट, जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन NaOH और HCl के साथ NaCl बना दिया और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। एक होता है नॉर्मल साल्ट, तो व्हेन एन एसिड एंड या बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उससे जो साल्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट। जैसे NaOH HCl दोनों मिल गया, क्या बना दिया, NaCl प्लस वाटर, दोनों के पावर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ये क्या बना दिया, आपका नॉर्मल साल्ट बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाता है। इसमें H प्लस आयन क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट कंटेंट्स नाइदर डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन नॉट डिस्प्लेसेबल OH माइनस, ना कि H प्लस आयन का डिस्प्लेस करता है, ना ही OH माइनस का डिस्प्लेस करता है। साल्ट में क्या होता है कि एसिड साल्ट पॉलीबेसिक साल्ट होता है, पार्शली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ऐसे, तो उस प्रकार के साल्ट को एसिड साल्ट कहते हैं। ये सब पूछा भी नहीं जा रहा है और पूछने का भी चांसेस नहीं है, हल्का हल्का सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एसिड H2SO4 तो जो बना दे रहा है सोडियम बाइसल्फेट, वो क्या कर रहा है कि आपको पार्शियली हल्का डिस्प्लेस करके बना रहा है, ठीक है। बेस साल्ट व्हेन पॉलीबेसिक एसिड न्यूट्रलाइज पार्शियली बाय एन एसिड साल्ट प्रोड्यूस, जो पार्शियली ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करेगा, तो देखो MgOHCl बना दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और साल्ट का हाइड्रोलिसिस करेगा, तो व्हेन साल्ट हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, तो देख लीजिए कि व्हेन साल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट्स इनटू आयन, दिस इज नॉन एज डिसोसिएशन ऑफ वाटर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। एंड द आयंस फर्निश्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ साल्ट मे बी कंबाइंड विथ द वाटर प्रोड्यूसिंग एसिडिटी H प्लस और अल्काइल जो होता है ना अल्कलाइन, तो अल्कलाइन वाला क्या करेगा, वो भी बनाएगा, वो H माइनस वाला बनाएगा। दिस फेनोमेनन इज नॉन एज साल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ले लिए यहाँ पे क्या ले लिए, HCl और Na प्लस में टूट गया, Cl माइनस में टूट गया, NH4Cl, NH4 के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को आपको देखना है कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, जबकि आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो लेक्चर पढ़ा हुआ है चैनल पे, तो वहाँ पे जाके सबसे लास्ट लेक्चर को देख लें, वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आज का लेक्चर पूरी खत्म हो जाता है। नाइट में आज हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए नाइट में 8 बजे जरूर जुड़िएगा, ताकि आपकी सारी जो भी समस्याएं उसका समाधान किया जा सके और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर दिया जाए। तब तक के लिए ओके, बाय, गुड नाइट।